सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक जिसमें मेघ एवं बर्षण से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे तथा इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे ताकि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न बन सके। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है चैप्टर मेघ एवं बर्षण। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। तो किस मेघ को? ऑप्शन में है पच्छाद मेघ, कपासी मेघ, वर्षास्त्री मेघ और अस्त्री मेघ। आशा करते हैं आप इन ऑप्शन से काफ़ी परिचित नहीं होंगे। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी या फिर कुछ अन्य बुक अगर आप अध्ययन किए होंगे, चाहे बिहार पब्लिकेशन का हो, जो गवर्नमेंट का है, तो उसमें पढ़ने का इसमें है। तो आइए आज उसको हम लोग विस्तार पूर्वक थोड़ा समझते हैं कि यह जो ऑप्शन में सभी है वो सभी मेघ से ही रिलेटेड है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि जो मेघ होता है उसको, मेघ यानी कि मेघ का निर्माण कहाँ से होता है? जो हम लोग बादल कहते हैं, जो बारिश होती है, तो वही मेघ हुआ है। तो बादल का जो मुख्यतः जो है वर्गीकरण मुख्यतः तीन रूप में किया गया। एक किया गया है उच्च स्तर पर, दूसरा किया गया मध्यम स्तर पर यानी उच्च मेघ, और दूसरा मध्य मेघ, और तीसरा है जो निचले स्तर का मेघ यानी निचले मेघ। तो ये उच्च मेघ जो होता है, जो उच्च स्तर का मेघ, इसकी ऊंचाई मुख्यतः जो रखा गया है यह 6000 मीटर से 12000 मीटर के बीच में। और जो मध्य स्तर का मेघ है इसमें जो ऊंचाई इसका है यह है 2000 मीटर से 6000 मीटर के बीच, और जो निचले स्तर का मेघ है यह है 2000 मीटर तक। तो ये हम लोगों ने जाना कि मुख्यतः जो बादल है वह वर्गीकरण जो किया गया बादल का, जिसके स्वरूप मेघ होता है, वह तीन प्रकार से किया गया है। एक उच्च किया गया है, और दूसरा मध्यम किया गया है, और तीसरा निचल किया गया है। जो उच्च है यह 6000 से 12000 मीटर, और ये 6000 मीटर तक यानी 2000 से 6000 मीटर तक किया गया है, और ये 2000 मीटर तक किया गया। तो जो उच्च स्तर का मेघ है, इस उच्च स्तर के मेघ में मुख्यतः तीन तरह के बादल हैं, बनते हैं, जिनका नाम दिया गया, जिनसे बारिश होता है। एक होता है उच्च तरह के जो मेघ हैं, उसकी ऊंचाई 6000 से 12000 मीटर है, उसमें पच्छाभी मेघ, और पच्छाभी के बाद पच्छाव स्तरी मेघ दूसरा है ना, और तीसरा है पच्छाव कपासी मेघ। तो वही है पच्छाव कसाबी मेघ। तो ये पच्छाव जो हम लोगों ने तीनों देखा, जो उच्च स्तर का मेघ है, जिसमें हम लोग देखा पच्छाव मेघ, पच्छाभी, ये पच्छाव स्तरी मेघ और पच्छाव कपासी मेघ। तो वही ऑप्शन में देखिए, पच्छाव मेघ है, एक कपासी मेघ है, वर्षास्त्री मेघ, ये हालांकि अलग है। तो ये जो पच्छाव मेघ है यह क्या है? यह उच्च स्तर के मेघ में आता है। तो जो पच्छाव मेघ होता है यह मुख्यतः आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, और यह सफ़ेद रंग का होता है। और सफ़ेद रंग क्यों होता है? मुख्यतः सफ़ेद से ज़्यादा कहिए कि रेशम की तरह वो चमकता है, सफ़ेद रेशम की तरह कोमल और प्रकीर्णित मेघ होता है। ये क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये हिमकणों से बना होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद छोटे छोटे कण होते हैं जो हिमकण में परिवर्तन हो जाते हैं, और इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका ऊंचाई भी काफ़ी ऊपर रहता है, और जो इनसे हिमकण का निर्माण हो जाता है, और वही सफ़ेद रेशम और कोमल की तरह दिखते हैं। ये चक्रवात आगमन का सूचक माना जाता है, और इसी के कारण इसे मोती का माता भी पच्छाव मेघ को कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ऑप्शन बी में जो कपासी मेघ है यह क्या है? वर्षास्त्री मेघ, क्या स्त्री मेघ? तो ये तीनों जो है वह निचले स्तर का जो मेघ है, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि जो उसकी ऊंचाई 2000 मीटर तक होती है, उस निचले स्तर के मेघ में जो आते हैं उसमें कपासी मेघ आता है, वर्षास्त्री मेघ आता है, और स्तरी मेघ भी आता है। आप थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कपासी मेघ में क्या होगा? यह कपासी मेघ होगा जो गुंबदाकार और फूलगोभी के आकार का समान का, यह जो क्या होगा, इसका आकार होगा, बादल इसमें बनेगा। और इसका मतलब इसमें जो होता है, इसमें मौसम साफ, ये जो जब ये बादल इस तरह का होता है तो प्राय ये चीज़ का सूचक होता है कि मौसम साफ होने की सूचना देता है ये कपासी में। और वर्षास्त्री में क्या होता है? इसमें काफ़ी बारिश पड़ेगा आपको। ये धरातल के सबसे कम ऊंचाई पर होगा, घने काले और विस्तृत बादल होंगे। ये जब बादल आएगा तो पूरा अंधेरा छा जाएगा, और जो सूर्य का प्रकाश है वह भी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता, जिसके कारण वायुमंडल की आर्द्रता को वर्षास्त्री में बढ़ा देता है। तो प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस मेघ के कारण, किस वर्षा, किस बादल के कारण, किसके कारण जो है शीघ्र वर्षा होता है। तो यही हो जाएगा वर्षास्त्री में। और स्त्री मेघ वही निचले स्तर का ही मेघ है। यह जो निचले स्तर का, यह धरातल में कोहरे के समान होता है। यह मुख्यतः जो स्त्री मेघ है वह बोला जाता है कि शीतोष्ण कटिबंध में मतलब देखने को मिलता है, यानी जाड़े की ऋतु में, शीत ऋतु में, जब दो विपरीत स्वभाव वाली जो होती है ना वायु राशियाँ, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं कि गर्म और शुष्क जब मिलती है तो क्या होती है? शुष्क और उष्ण बताग्र का निर्माण करती है, उससे वर्षा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। तो मोती की माता होता है पच्छाव में, क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई पर होता है, जिसके कारण इसके जो हिमकण होते हैं वह क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से आपस में
मतलब चिपक जाते हैं और हिमकण का निर्माण करते हैं जो देखने से सफ़ेद रेशमी की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो में करा, दो में प्रश्न पूछ रहा ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऊपर तो हम लोगों ने देखा कि मोती की माता क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पर होने के कारण वो हिमकणों का निर्माण करते हैं जिसके कारण वो सफ़ेद रेशम की तरह दिखते हैं। इसके कारण होता है जो क्या है, यह वर्षा का जो चक्रवात आने का एक सूचक के रूप में इसको माना जाता है कि चक्रवात आने का आगमन का एक सूचक है। बारिश नहीं होता पश्चिम मेघ से। दूसरा है ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं। अब प्रश्न आ रहा है कि जो वर्षा कराते हैं उस घने और धूसरी बादल को क्या कहते हैं। तो बादलों का वर्गीकरण तीन तरह से किया गया है। कौन कौन था हम लोगों ने देखा, एक था उच्च स्तर का बादल जिसको कहाँ से रखा गया है, जिसको 6000 मीटर से 12000 मीटर की ऊंचाई के बीच रखा गया। दूसरा मध्य स्तर का मेघ था जिसकी ऊंचाई रखा गया है 2000 मीटर से 6000 मीटर की। और तीसरा था निचले स्तर का मेघ जो क्या है, वह कितना ऊंचाई तक रखा गया था, वह 2000 मीटर की ऊंचाई तक रखा गया था। तो इस तरह से तीन स्तर में बादलों का वर्गीकरण किया गया था। तो जो उच्च स्तर का था उसमें हम लोगों ने अभी देखा, उससे रिलेटेड एक प्रश्न ऊपर आया जो पच्छाव मेघ इसी का है। दूसरा पच्छाव स्तरीय मेघ और तीसरा पच्छाव कपासी मेघ। ये तीन तरह का उच्च स्तर का मेघ है। तो ये तीनों तरह का जो मेघ है ना, इसमें बारिश नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा उच्च स्तरीय में। एक तो चक्रवात जो पछावी मेघ है वो चक्रवात आने का आगमन सूचक है। जो प्रभात जो पच्छाव स्तरीय मेघ है वह भी मुख्यतः क्या होता है, मतलब जो ये पच्छाव मेघ होता है ना उसके तत्काल बाद तुरंत ये दिखाई देता है, पच्छाव स्तरीय मेघ होता है। और पच्छाव कपासी में क्या होता है, ये भी सफ़ेद रंग के गोले छोटे छोटे भांति की तरह होता है जो समूह में लहरनुमा आकृति से दिखता है। तो बादल, तो अब देखिए, तो ऑप्शन में तो उच्च स्तर का एक भी चर्चा नहीं हुआ, हाँ एक हुआ है, तो पच्छाव मेघ तो पहले ही खट जाएगा, बारिश नहीं होता है। इस ऑप्शन बच गया। अब ऑप्शन नंबर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बच गया दो, सी में है कपासी मेघ और वर्षास्त्री मेघ और प्रभामंडल में। तो इसकी चर्चा करते हैं। अब कपासी मेघ, कपासी मेघ क्या है, यह हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो बादलों का वर्गीकरण किया गया वो तीन तरह से किया गया, उच्च, मध्य और निम्न। जो निम्न स्तर का मेघ है जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर तक रखी गई है, उसी में से जो एक था कपासी मेघ था। इस कपासी मेघ की जो आकृति थी वह गुंबदाकार के रूप में था, गुंबदाकार यानी इस टाइप से, और फूलगोभी के समान, जिस तरह से फूलगोभी होती है इस तरह के। अब देखते होंगे कि जब बादल कभी कभी बरसी बारिश होती है तो बारिश आने से पहले विभिन्न तरह के बादलों आते हैं, समूह बना लेते हैं, खासकर बरसात में तो तरह तरह का दृश्य देखने को मिल जाता है। तो वही गुंबदाकार और गोभी के समान होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कपासी मेघ कहते हैं। और जिनका आधार समतल रहेगा, आधार समतल रहेगा, ऊपर गुंबदाकार या फूलगोभी के कार रहेगा। तो ये भी प्रायः साफ मौसम का एक सूचक है कपासी में, तो इससे भी वर्षा नहीं होता। अब ऑप्शन बच गया बी और ए। देखिए अब बी में क्या है, बी से पहले ए जान लेते हैं, प्रभामंडल या वर्षा। प्रभामंडल, देखिए प्रभामंडल जो होता है, ये प्रभामंडल का निर्माण पता है किस परिस्थिति में होता है, ये होता है पच्छाव स्तरीय मेघ। जो उच्च स्तर का मेघ है ना, जिसमें पच्छाव मेघ, पच्छाव स्तरीय मेघ, तो वही पच्छाव स्तरीय मेघ जो होता है उसमें ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की तरह फैला हुआ रहता है। अब देखते होंगे कभी कभी आसमान में जब पूरा चक्रवात, कहने का मतलब जब पूरा कसकर बारिश होने वाला है, उस परिस्थिति में वह आने से पहले इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा कि दूधिया चादर की तरफ फैला हुआ रहेगा और सूर्य और चंद्रमा की ओर वो प्रभामंडल एक हैलो का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण प्रभास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। तो यह भी हम लोगों ने देखा, यह भी क्या है, जो है इस जो निर्माण हो रहा पच्छाव स्तरीय मेघ, जो कि प्रायः क्या होता है कि पच्छाव मेघ के बाद तत्काल यह दिखाई पड़ता है। यह भी निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन का सूचना देता है। तो पच्छ वर्षास्त्री मेघ है, यह है निचले स्तर का मेघ जो क्या है, धरातल से सबसे कम ऊंचाई पर होते हैं और ये काने, घले और विस्तृत होते हैं। इनका विस्तार के कारण क्या होता है, जब ये वर्षास्त्री मेघ होते हैं, इनका जब विस्तार होता है बादल का तो अंधकार सा छा जाता है। यह पृथ्वी, यहाँ तक कि यह सूर्य की रोशनी को भी पृथ्वी पर आने नहीं देते हैं, जिसके कारण वायुमंडल में यह आर्द्रता को बढ़ा देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आर्द्रता बढ़ेगा तो बारिश भी ज़्यादा होगा। आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता होता है कि ये वायु में जलवाष्प की जो मात्रा विद्यमान होती है वही आर्द्रता कहलाती है, जिसके हम लोग देखेंगे। इसे भी दो तीन तरह से परिभाषित किया है, निरपेक्ष, विशिष्ट और एक और आर्द्रता कौन था, एक सापेक्ष आर्द्रता। इस तरह से जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो प्रति इकाई आयतन में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वह क्या कहलाती है, सापेक्ष। तो अलग बात है। तो यह आर्द्रता हम लोग समझे, तो वही आर्द्रता को ये क्या करता है, पूरा बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, घनघोर बारिश होती है और शीघ्र शीघ्र ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सी में आ जाइए। सी में करा ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए, ओस जमाव का स्तर के लिए, मेघाच्छादन की मात्रता के लिए, सौर प्रकाश की मात्रा के लिए, किसके लिए किया जाता है ऑक्टास मापनी का। तो यह जो ऑक्टास मापनी है इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है मेघ छादन की
मात्रा को मापने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, जो मेघ बारिश होती है उसका मापने के लिए कि कितना बारिश हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना कि 200 सेंटीमीटर बारिश हुआ, 20 सेंटीमीटर बारिश हुआ, वही आप चले आएंगे पश्चिमी क्षेत्र में तो वहाँ 400 से 600 मीटर देखने का मिलेगा। फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे मेघालय वाले में, यहाँ भी 400 से 600 मिलेगा। वहीं राजस्थान में आ जाएंगे तो 20 मिलेगा। वहीं लेह चल जाएंगे तो मात्र 6 सेंटीमीटर मिलेगा। तो वो जो हम लोग मापते हैं वायु का, वो मेछाद छादन की मात्रा वही ओक्टास मापनी से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेफोमीटर क्या है। नेफोमीटर से किसका मापन होता है, तो नेफोमीटर होता है यह बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए सूचक मापक यंत्र। ये दो तरह से ये होगा, आप देख सकते हैं, आप नेट पे भी देखेंगे तो वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। दो इस तरह से लगा हुआ रहेगा मशीन, जो बादलों की दिशा और गति को निर्धारण करता है, नेफोमीटर। नेक्स्ट 5 में आइए, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। काफी अच्छा प्रश्न है। अब अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो बादलों का वर्गीकरण है, जिसके स्वरूप मेघ होता है यानी बारिश होती है, उसको 3 तरह से वर्गीकरण किया गया। पहला उच्च स्तर का वर्गीकरण, उच्च स्तर, दूसरा मध्यम स्तर और तीसरा निचले स्तर। तो उच्च स्तर का जो विस्तार है वह मुख्यतः 6000 मीटर से 12000 मीटर के बीच किया गया। मध्य स्तर का है जो 2000 मीटर से 6000 मीटर के बीच किया गया, और जो निचले स्तर है वो 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक का उसको निचले स्तर में रखा गया। इस तरह से बादलों का वर्गीकरण 3 तरह से किया। तो उच्च स्तर में उसे 3 भागों में बांटा गया है। जो उच्च स्तर का मेघ, पहला है जो पछाव मेघ कहते हैं, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सफ़ेद रेशम की तरह दिखाई देता है, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई होने के कारण ये क्या होते हैं, हिमकण जो होते हैं, हिमकण बन जाते हैं, और इससे वर्षा नहीं होता। ये मुख्यतः चक्रवात आगमन का सूचक है। वही चक्रवात आने से पहले यह मेघ दिखाई पड़ते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर तो हमें तो लगता है सर्वाधिक ऊंचाई पछाव मेघ ही होगा। चलिए आगे भी देखिए, क्या और भी कोई है ऑप्शन। स्तरी मेघ, तो स्तरी मेघ तो निचले स्तर का मेघ है। निचले स्तर का मेघ तो स्वाभाविक सी बात है, उच्च स्तर से काफ़ी कम है, क्योंकि ये 2000 मीटर तक ही। यह स्तरी मेघ क्या था, हम लोगों ने देखा था, ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल होते हैं। इस धरातल के निकट होता है, कोहरा के समान इसमें बादल होता है ना। जो कोहरा हम लोग देखते हैं ना, जो ठंड में होता है, यह मुख्यतः शीत ऋतु में यह देखने को मिलता है, इस तरह का मेघ, स्तरी मेघ। कपास मध्य मेघ, अब कपास मध्य मेघ कहिए या फिर कपास वर्षी मेघ, दोनों अलग है। एक कपास मेघ है, एक कपास वर्षा मेघ है। तो कपास मेघ होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि वह गुंबदाकार और गोभी का आकार मिलेगा, और उसके जो आधार होंगे वो समतल होंगे। प्राय क्या है, वह साफ मौसम का सूचक होता है। कौन, कपासी मेघ। और कपासी वर्षा मेघ में वही हम देखेंगे कि उसमें बारिश होने और तड़ित झांझा इस तरह से जो भी होता है, बादल का चमकन होना, उस तरह में देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ वर्षा में है तो इस चीज़ को अगर क्लियर रहेगा तो कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि देखिए वर्षा मेघ भी है और कपासी मेघ भी है और कपासी वर्षा मेघ भी है। तो इस तरह से विभाजन किया गया। तो अगर बारीकी समझ नहीं हो तो गलती का ज़्यादा चांस होता है। अब वर्षास्त्री मेघ हो गया, तो वर्षास्त्री मेघ में तो बिल्कुल बारिश होता है। धरातल के सबसे निचले स्तर पर होता है, धरातल से सबसे कम ऊंचाई पर होता है। ये काले घने विस्तृत होते हैं। इनके विस्तार से क्या हो जाता है, पूरा अंधकार सा छा जाता है। जिनके अंधकार सा क्यों छा जाता है, क्योंकि यह इनकी सघनता के कारण यह पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को पहुँचने नहीं देते हैं, जिसके कारण वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा भी देता है। तो इसके कारण शीघ्र ही वर्षा स्टार्ट हो जाती है। तो करा सर्वाधिक ऊंचाई पर पछाव मेघ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 6 में, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ क्या कहते हैं। अभी चर्चा हम लोग की कि जो रेशेदार दिखाई देते हैं वो कौन होते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि जो बादल है, बादलों का वर्गीकरण क्या किया गया, 3 स्तर पर किया गया, एक उच्च, मध्य और निम्न। तो जो उच्च स्तर पर मेघ होता है, उस उच्च स्तर में क्या है, एक पछाव स्तरीय मेघ, पहले पछाव मेघ था। जो पछाव मेघ था, जो क्या हो रहा था, मोती की माता के नाम से भी जाना रहा था। जो उसमें क्या हो रहा था, सफ़ेद रेशम की तरह हुआ फैला हुआ दिख रहा था, क्योंकि अधिक ऊंचाई होने के कारण हिमकण वहाँ पर निर्माण हो जाता है और वह इस तरह से दिखते हैं। तो वो रेशेदार वही दिखाई देते हैं। कौन, पछाव मेघ। तो पछाव मेघ कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी है, पछाव मेघ। अब ऑप्शन में ए है, देखिए कपासी है, अस्तरी है और स्तरीय मध्य। तो कपासी में तो हम लोगों ने देखा यह भी साफ मौसम का सूचक होता है, क्योंकि जो कपासी मेघ होता है यह इसकी आकृति क्या होती है, फूलगोभी के समान या गुंबदाकार होती है और आधार समतल होता है। यह क्या होता है, प्रायः जो है साफ मौसम का सूचना देता है। स्तरीय मेघ में क्या देखा था, स्तरीय मेघ भी हम लोगों ने देखा था कि ये धरातल के निकट कोहरे के समान इसका बादल होता है। यह मुख्यतः जो है शीतोष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है, या शीत ऋतु में यह मुख्यतः ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरह का मेघ जब दो विपरीत प्रकार की स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे से मिलती है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब दो विपरीत स्वभाव वाली मिलेगी तो वहां पर शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का निर्माण करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेशेदार, तो पछाव मेघ। नेक्स्ट देख लीजिए 7 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष
गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बादलों का वर्गीकरण है वो 3 स्तर पर किया गया। एक उच्च स्तर पर किया गया, दूसरा मध्य स्तर पर किया गया और तीसरा निचले स्तर पर किया गया। तो जो मध्य स्तर पर है और निचले स्तर पर, तो निचले स्तर पर है जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर तक रखी गई है कि 2000 मीटर तक की होगी। इसके अंतर्गत में क्या आ रहा था? कपासी मेघ आ रहा था। यह कपासी मेघ क्या कीर्ति क्या हो रही थी? गुंबदाकार और फूलगोभी के समान और आधातर धरातल मतलब उसके जो समतल आधार क्षेत्र है वो क्या हो रहा था? उसका जो वह समतल के रूप में दिखाई दे रहा था आधार क्षेत्र। और यह जो प्रायः साफ मौसम का सूचक होता था तो वही हो जाएगा कपासी मेघ। और स्त्री मेघ क्या था? ये हम लोगों ने देखा स्त्री मेघ है, ये कोहरे के समान इसमें बादल का निर्माण होता है। ये समानता आकाश में पूरी तरह छाए हुए रहते हैं और शीतोष्ण कटिबंध में प्रायः देखने को आपको मिलेगा, या फिर शीत ऋतु में भी जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती है। तो वर्षा स्त्री मेघ में तो शीघ्र वर्षा स्टार्ट हो जाए क्योंकि ये सबसे निचले स्तर पर होगा। काले घने और विस्तृत होंगे ये, जिनके कारण ये जिनका विस्तार क्या होगा? जिनके विस्तार के कारण पूरा अंधकार सा छाया जाता है, अंधकार सा छा जाता है। उसके बाद क्या होता है? क्योंकि यह अधिक सघनता होने के कारण क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देते, या पहुंचने नहीं देगा तो स्वाभाविक सी बात है वह वायुमंडल के आर्द्रता को बढ़ाएगा और शीघ्र वर्षा कराएगा। तो सभी ऑप्शनों पर हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कभी आप ये चीज़ असमंजस में ना पड़े कि ये क्या प्रश्न में दिया हुआ है। तो सभी उसी कॉन्सेप्ट का भाग है, लेकिन प्रश्न का जो उत्तर है वो अलग है। नेक्स्ट 8 में देखिए, विषुवतीय प्रदेश में समानता कौन सा मेघ देखने को मिलता है? अब कह रहा है विषुवतीय प्रदेश में। तो विषुवतीय प्रदेश, ये पहले विषुवतीय प्रदेश क्या था? जो 0 डिग्री है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय कहते हैं। तो इसे भूमध्य सागर भी कहते हैं, भूमध्य रेखीय कहिए, और विषुवतीय रेखा कहिए, सभी नामों से ये जाना जाता है। वही कह रहा है विषुवतीय प्रदेश में, नहीं विषुवतीय प्रदेश कहने का मतलब विषुवत रेखा के आसपास में। तो वह समानता कौन सा मेघ देखने को मिलता है? ऑप्शन में है पछाब में, कपासी वर्षा में, पछाब स्त्री में। अब देखिए, जो विषुवत रेखीय प्रदेश में होते हैं उस मुख्यतः हम आपको एक बात बताते हैं कि मुख्यतः जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच जो है महासागर, जो महाद्वीप है, वहाँ पर सबसे अधिक सघनता होती है, यानी बाष्पीकरण होता है, गर्म वायु होता है। और अगर महाद्वीप और महासागर की बात की जाए तो वह क्या होता है? वह 20 डिग्री तक, 0 से 20 डिग्री के आसपास में वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा गर्म होता है। तो वो क्या होता है? सघनता वहाँ ज़्यादा होता है 10 से 20 डिग्री में। तो ये होता है विषुवतीय प्रदेश, वही विषुवत रेखा के पास वाले, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें जैसे ही सीधी पड़ेगी तो इसकी उत्पत्ति के कारण धरातल बहुत गर्म होगा, और गर्म होने के कारण जो है गर्म एवं आर्द्र पवनें ऊपर उठेगी। चूंकि हम लोग पहले भी जाने थे कि जो विषुवत रेखा पर, सिर्फ विषुवत रेखा पर जहाँ पर पवन सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वहाँ जो पवनों हैं वह क्या होती है? पवन गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊर्ध्वाधर उसका वितरण होता है, ना कि यहाँ पर क्षैतिज होता है। इसी के कारण यहाँ शांति स्थिति होता है। तो वही विषुवतीय प्रदेश में, तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी उत्पत्ति जो है गर्म एवं आर्द्र पवनों के द्वारा होती है। कौन? जो वहाँ पर ये बनता, पवन बनता, मुख्यतः संवहनी पवन बनता। देखिए संवहनी पवन क्यों निर्माण होता है वहाँ पर? संवहनी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है क्योंकि गर्म होता है, गर्म होने के बाद वहाँ की पवन गर्म होकर ऊपर उठती है और आर्द्र भी होती है, वह पानी भी ली हुई होती है, जिसके संपर्क में आने वाले पवन भी क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्योंकि वो पृथ्वी स्वाभाविक से जब वहाँ पर गर्म हो रहा है तो पवन भी आ रहा है, गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठने के कारण क्या हो रहा है? संवहनी धाराओं का निर्माण हो रहा है। और अधिक ऊंचाई पर के पश्चात संवहनी धाराएं, जैसे ही अधिक ऊंचाई पर, क्योंकि हम जब पता है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, जो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में कमी आ रहा था। तो इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो तापमान में कमी देखने को मिलेगा। तो इसके कारण वायु ठंडी हो जाएगी। जब वायु ठंडी होगी तो क्या होगा? पूर्णतः फिर से संतृप्त हो जाएगा, यानी संघनित, यानी गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी वस्तु को ठंडा करने पर उसके कण पास पास में आते हैं। जो हम लोगों ने बर्फ़ वाला कॉन्सेप्ट भी समझा था कि बर्फ़ क्या होता है, जब उसको ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री पर उसका जो क्या होता है? घनत्व होता है वो सबसे कम हो जाता है, फिर उसका बढ़ने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद वो हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जनरली जितने भी वस्तुएं होते हैं ठंड करने पर उसके कण पास पास में आते हैं, गर्म करने पर दूर आता है। इसी कारण घनत्व तो घटता है और घनत्व तो बढ़ता है। तो ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को। तो वही यहाँ पर भी परिस्थिति होगा। तो क्या होगा? संवहनी धाराओं का निर्माण होगा, ठंडा होगा, उसके बाद जैसे ही पूरा घना हो जाएगा तो उसके बाद संघनन से बारिश होगा, जिसे हम लोग
कपासी वर्षा भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में संवहनीय वर्षा रहता तो वही संवहनीय वर्षा के कारण ही वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति कपासी वर्षा का निर्माण होता है, जिसे काले कपासी वर्षा मेघ भी कहा जाता है। घनघोर वर्षा होती है मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्र के आसपास में। आप देखेंगे 2 से 3 बजे तक क्या हो जाएगा, दोपहर के मध्य काफ़ी वर्षा होगा, फिर शाम होते होते बंद हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने जाना। अब देखिए ऑप्शन ए में तो पछाड़ मेघ तो क्लियर ही होगा, ये उच्च स्तर का मेघ है। उच्च जो बादलों का वर्गीकरण किया गया है इसमें जो उच्च स्तर का है यानी कि उच्च मेघ है उसके अंतर्गत में आता है। पछावी मेघ किसके अंतर्गत में, यह भी उच्च मेघ के अंतर्गत में आता है। स्तरीय मेघ ये निचले स्तर में आता है। और अगर कपासी वर्षा देखेंगे तो यह भी निचले स्तर में ही आ रहा था, लेकिन फिर ये विषुवतीय प्रदेश में वहाँ पर क्या हो रहा था, इस प्रकार की वर्षा का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट देखिए 9 में तड़ित झांझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता। तड़ित झांझा जिसमें बारिश के साथ साथ पूरा आवाज़ भी होता है, कड़कड़ कड़कड़ आप सुनते होंगे जनरली बारिश के मौसम में या बारिश के समय में पूरा आवाज़ भी करता है। तो यह भी हम लोग इसमें जानेंगे कि बारिश होता है जिसको हम लोग ठनका बोलते हैं या बिजली गिरना बोलते हैं, इन तरह से विभिन्न नामों से जानते हैं, जिसमें बहुत कसकर आवाज़ सुनाई देता है। तो वह आवाज़ किस कारण से होती है, तो वही तड़ित झांझा वही कहने का मतलब हो गया। और मूसलाधार वर्षा किस मेघ से की महत्वपूर्ण विशेषता, ऑप्शन में कपासी वर्षा में, वर्षास्त्री में, मेघ वर्षा में और पछावी कपासी मेघ। अब देखिए तड़ित झांझा एवं मूसलाधार वर्षा, तो ऑप्शन में है डी में पछाप कपासी मेघ। तो पछाप कपासी मेघ ये उच्च स्तर का है, यानी कि जो उच्च मेघ है उसमें आता है, जिसकी ऊंचाई 6000 से 12000 मीटर है। तो उच्च मेघ के अंतर्गत में जितने भी जो बादल आ रहे हैं बन रहे हैं उससे जनरली बारिश नहीं हो रहा है। हाँ, वो अपने विभिन्न ऊंचाई होने के कारण विभिन्न तरह के आकृतियों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण अलेक नामकरण से उसे जाना जाता है उच्च स्तर के मेघ में। तो पछाप कपासी मेघ तो हम पहले इसको हटाएंगे। अब बच गया कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ और वर्षास्त्री मेघ। तीनों जो है ना ऑप्शन में, ये तीनों निचले स्तर का मेघ है जिसकी ऊंचाई 2000 का मीटर है। तो अब कपासी मेघ है, तो कपासी मेघ में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसकी आकृति गुंबदाकार होती है और गोभी के समान होती है, आधार समतल होता है, यह भी साफ मौसम का सूचक होता है। तो कपासी मेघ भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑप्शन बचा कपासी वर्षा मेघ और वर्षास्त्री मेघ। आइए इसकी भी चर्चा करते हैं। अब वर्षास्त्री मेघ क्या था, अब देखिए यहाँ पर मूसलाधार बारिश की बात कर रही है और तड़ित झांझा की भी बात कर रही है, तो हमें यहाँ पर सोचना होगा। अब देखिए ऑप्शन में है कि कपासी मेघ। अब कपासी वर्षा मेघ कहाँ बन रहा था, अब देखिए कपासी वर्षा मेघ बन रहा था कि कपासी मेघ के बाद एक कपासी वर्षा मेघ मुख्यतः जो क्या है, यह अत्यधिक गहरे काले और सघन होते हैं। यह भी वही होते हैं जो वर्षा होता है, गहरे काले और सघन होता है। ये नीचे से ऊपर इस तरह से एकदम विशाल मीनार की तरह दिखाई देता है, यानी नीचे से एकदम इस तरह से लगेगा पूरा मीनार ऐसा दिखाई देता है। ये कपासी वर्षा मेघ ये कभी कभी धरातल से अधिक ऊंचाई पर भी जाते हैं। जो 2000 मीटर है ना, वो आपको कभी कभी इससे भी अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। इन इन बादल जो होता है कपासी वर्षा मेघ में भारी वर्षा होता है। और ये अभी कहाँ देखे थे हम लोग, कपासी वर्षा का निर्माण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में भी हो रहा था, इनको भूमध्य रेखीय भी कहते हैं, उन क्षेत्रों में हो रहा था। तो उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, तड़ित झांझा मूसलाधार बारिश कपास वर्षा मेघ में देखने को मिल रहा था। तो ध्यान में रखेंगे, यह भी शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में भी इस तरह का कभी कभी निर्माण देखने को मिलता है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ आकर मिलती है तो इस प्रकार के बादल वहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। और वर्षास्त्री में अब इसमें क्या है, इसमें जो इसका जो खूबी है वर्षास्त्री का, इसमें शीघ्र वर्षा हो जाता है। यह भी धरातल से कम ऊंचाई पर होता है। यह भी काले घने एवं विस्तृत होते हैं। इनके विस्तार के कारण जो इनका विस्तार होता है वह क्या होता है, विस्तार के कारण जो होता है वह अंधकार से छाया जाता है। यह भी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देते हैं, मतलब उस समय नहीं पहुंचते जब ये बादल रहता है, जिसके कारण वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर कह रहा है तड़ित झांझा मूसलाधार, तो इसलिए कपासी वर्षा मेघ होगा। और वही रहता है सिर्फ शीघ्र वर्षा स्टार्ट हो जाता है तो वह वर्षास्त्री मेघ हो जाता है। तो यही दोनों में अंतर है, जिसमें ये आवाज़ के साथ बारिश होता है कपासी वर्षा मेघ में, और जबकि वर्षास्त्री में ये तड़ित झांझा और इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनती, बारिश जरूर होती है। नेक्स्ट 10 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों प्रभामंडल, काफी अच्छा प्रश्न है। तो वह है कौन सा, ऑप्शन में है देखिए स्तरीय कपासी कपासी वर्षा, पछाव कपासी और पछाव स्तरीय। तो प्रभामंडल का जो निर्माण होता है वह पछाव स्तरीय मेघ करता है। अब क्यों करता है, ये जो बृहद क्षेत्र में होता है ये पछाव स्तरीय, तो पहले हम लोग जानेंगे कि उच्च मेघ के अंतर्गत में आता है, जिसकी ऊंचाई 6000 से 12000 मीटर के बीच में है। तो यह क्या होता है, दूधिया चादर की तरफ फैले होते हैं, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर
क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। प्रभा मंडल इसलिए होता है ना कि वो चारों ओर एक तरह से हैलो टाइप से बना देगा, यानी छाया टाइप से बना देगा। देखने से आपको लगेगा एक चारों तरफ से गोल गोल चक्राकार, तो वही बना देता है, क्योंकि ऊंचाई भी इसकी अधिक होती है ना, इसी के कारण ये ऐसा प्रतीत होता है। तो वही करा, सूर्य और चंद्रमा के चारों प्रभामंडल का निर्माण। और पछावस्त्री, ये पछावस्त्री क्या होता है, मुख्यतः पछाव मेघ के बाद दिखाई देता है। यह भी क्या है, यह भी निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देता है। तो ये तीनों जो उच्च स्तर का मेघ है, पछाव मेघ, पछावस्त्री मेघ और पछाव कपासी मेघ, ये तीनों ध्यान में रखेंगे और निचले स्तर का भी ध्यान रखेंगे। तो हम जितना भी ऑप्शन आ रहा है, इसके लिए हम ऑप्शन को भी हम उस पर चर्चा करते रह रहे हैं, ताकि आपका माइंड सेटअप हो जाए और ज़्यादा परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट देख लीजिए, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते? उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। तो पहली बात हमें समझना होगा कि हवा में इतनी नमी नहीं होती है, खासकर रेगिस्तान में, क्योंकि वहाँ पानी पाए नहीं जाते हैं, इसलिए तो रेगिस्तान है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर गर्म हवा भी चलेगी तो वो जब धरातल पर पानी है ही नहीं तो आर्द्रता कहाँ से बना पाएगी? तो वही होता है रेगिस्तान में भी, कि नमी नहीं होती है और वहाँ की गर्म हवा मिलकर क्या होती है, पानी, बादल का निर्माण नहीं कर पाती। बादल का निर्माण कैसे होता है? पहले क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होने से वाष्पीकरण होता है, और उस वाष्पीकरण के बाद वह वाष्प ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद वह संघनित होते हैं, और संघनित होने के बाद फिर संघनन से वर्षा होते हैं, और वो संघनन के बाद जो ऊष्मा होता है वायुमंडल में चला जाता है। तो यही होता है, जिसमें हम लोग ये भी जान रहे थे कि संघनन की गुप्त ऊष्मा से चक्रवात का ऊर्जा प्राप्त होता है, चक्रवात की शक्ति वही है। तो ये प्रक्रिया होता है बादल बनने का। और फिर ऊपर जाएंगे, ठंडा होगा, जब उसके कण पास में आएंगे, क्रिस्टल बनेंगे, तो क्या होगा, उनका आकार आकृति बढ़ेगा, और आकार आकृति बढ़ेगा तो जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उस आकार आकृति बढ़े हुए को रोक नहीं पाएंगे, वह नीचे स्वाभाविक से आ जाएगा, और वह फिर जो कण बनकर वहाँ पर जो ठोस बना है, यानी जो क्रिस्टल रूप में बना हुआ, आकर पृथ्वी पर बारिश के बूंदों के रूप में जाना जाएगा। रेगिस्तान में बादल नहीं, तो वही हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण। नेक्स्ट देख लिए, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है? पर्वतों की दिशा पर, समुद्र तल के वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म की कठोरता पर, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है? तो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है वह पर्वतों की, अच्छा पर्वतों की दिशा है ना, हाँ, पर्वतों की दिशा पर निर्भर करता है। क्यों? आप यह भी देखेंगे कि मुख्यतः संसार में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, वह जो आधार माना गया वह पर्वत ही माना गया। क्यों? अब पर्वतों की दिशा इसमें क्यों कह रहा? क्योंकि मान लेते हैं, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, भारत है, पश्चिमी घाट है, अब यहाँ पर अरब सागर है। अब अरब सागर से पवन क्या हो गया, यहाँ से वाष्पीकृत होकर वाष्प ऊपर उठा, फिर ये संवहन चलना स्टार्ट किया, क्योंकि पवन का प्रभाव ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों होता है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जैसे ये पवन के पास पहुँचाती है, इसको अवरोध का काम किया, और यह पवन उस पहाड़ के ढाल के सहारे वह ऊपर उठना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा वो क्या होगा, वह गर्म पवन ठंडा होना स्टार्ट होगा और संघनित होकर वह बारिश कराएगा। वही उसके विपरीत में, उस पठार के विपरीत में आप देखेंगे तो बारिश कम होगा, क्योंकि जब यहाँ पर पवन ऊपर चढ़ रही होती है तो रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा वो गर्म हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वही जब उतर रही होती है तो रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा गर्म। रुद्धोष्म क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा कहिए, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उसी को रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको समझना होगा, थोड़ा सा हम इसकी कॉन्सेप्ट की चर्चा कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो वही करा, किसी स्थान विशेष पर वर्षा निर्भर करती, पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती। जहाँ जहाँ पर्वत होगा वहाँ वहाँ वर्षा, वो आपको क्या करेगा, उस अनुसार वर्षा को कमी भी और ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से हिमालय क्या करती है, एक तरह से हमारे मौसम को निर्धारण करने में, जलवायु में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जो उत्तर साइड से जो आ रही है पवनें, खासकर शीत ऋतु में आप देख रहे हैं ना, वो उससे क्या कर रही है, बचा रही है, वह एक आर्द्रता को बनाए रख रही है, और वही उसका पवनाभिमुख में जो उसके अपोजिट में पड़ रहा हुआ, स्वाभाविक सी बात है उतना बारिश नहीं हुआ। तो पर्वतों की दिशा पर काफ़ी डिपेंड करता है। वही आप अरावली में देख लीजिए कि अगर यहाँ से दक्षिण पश्चिम क्या करती है, जब इस दक्षिण पश्चिम की एक शाखा मानसून के आगमन के समय में जब वो गुजरती है तो गुजरात होते हुए राजस्थान से भी गुजरती है। लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं बारिश करती है? क्योंकि राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ी जरूर है, लेकिन वह उसके समानांतर में पड़ जाती है, जिसके कारण अवरोध ना होने के कारण क्या होता है, राजस्थान से निकल जाता है, और इसलिए वहाँ कम बारिश होता है। तो पर्वतों की दिशा पर बिल्कुल डिपेंड करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, 13 में भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है,
संवहनीय वर्षा होती है, मानसून वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की, तो अब देखिए भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, तो वहाँ पर उसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत उच्च निम्न दाब पेटी, यह भी जाना जाता है। तो किस प्रकार की वर्षा होती है, तो वहाँ ऑप्शन में पर्वतीय वर्षा, पर्वत वर्षा बिल्कुल नहीं होगी वहाँ। वहाँ होगा इस चार ऑप्शन में है संवहनीय वर्षा। अब ये संवहनीय वर्षा वही होती है कि इसका उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों से होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पर, सीधी पड़ने के कारण गर्म होकर यहाँ पर अपने ऊपर उठती है और एक संवहनी धारा का निर्माण करती है। और इस संवहनी धारा के कारण जैसे ही वो अधिक ऊंचाई पर पवन जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, संघनित होकर संतृप्त होकर पवने फिर क्या हो जाते हैं, वह बारिश बनाती है। संतृप्त का अर्थ होता है घनीभूत यानी घना होना, ठंडा हो जाता है ऊपर जाने पर, और फिर क्या हो जाता है, संघनन के होने से काले कपासी वर्षा का भी निर्माण होता है। तो संवहनी की जगह अगर काले कपासी वर्षा रहता तो भी होता, क्योंकि प्रश्न ऊपर यह भी देखने को मिला था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में कौन सा वर्षा होता, तो उसमें सिर्फ संवहनी ना देकर ऑप्शन में क्या था, कपासी वर्षा, क्योंकि इस संवहनी वर्षा से काले कपासी वर्षा का निर्माण होता है। और यहाँ पर तड़ित झांझा भी बनेगा, चूंकि हम लोग ये भी जाने कि कपासी वर्षा मेघ में क्या हो रहा है, तड़ित झांझा भी चल रहा है, आवाज़ भी हो रहा है, बिजली भी चमक रहा है। नेक्स्ट 14 में देख लीजिए, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में समानतः किस प्रकार की वर्षा होती, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है करा। शीतोष्ण कटिबंध में यानी शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में किस प्रकार, तो मुख्यतः चक्रवातीय वर्षा होती है। देखिए चार ऑप्शन में मानसून वहाँ आएगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ क्या होता है, उच्च दाब होता है, ठंडा है, ठंडा के कारण उच्च दाब होगा, वहाँ के जो कण होंगे ठंडे होने के कारण सब पास पास में होंगे, स्वाभाविक सी बात है वहाँ दाब उच्च रहेगा। तो क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में समानता चक्रवातीय वर्षा। ये चक्रवातीय वर्षा क्या था, आज करिए हम लोग चर्चा किए थे इससे पहले चैप्टर में कि जो चक्रवात होते हैं मुख्यतः दो प्रकार, शीतोष्ण कटिबंध एक उष्ण। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ जो समांतर में आकर मिलती हैं, मान लेते हैं ऊपर क्या है ठंडी वायु राशियाँ, नीचे गर्म वायु राशियाँ, तो फिर धीरे धीरे क्या होती है, एक दूसरे पर वो क्या करती है, प्रभाव डालना स्टार्ट करती है। तब एक तरह से क्या होता है, प्रभाव डालने के बाद वो शीत ऋतु वाली जो शीत राशि होती है यानी जो ठंडी वायु राशियाँ होती है वह क्या करती, उष्ण वायु राशियों को संकुचित करना स्टार्ट करते रहे। उष्ण वायु राशियाँ, वो स्वाभाविक सी बात है ऊपर उठेगा, तो यह यहाँ पर क्या करेगा, यह प्रभाव डालेगा, तो यहाँ पर एक बनेगा शीत बताग, एक उष्ण बताग, और भी आकृति का निर्माण होगा। चूंकि हम लोग ये भी जाने थे कि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में जो आकृति बनता है चक्रवात को, वो भी बनता है, तो फिर वही संकुचित होगा, ये ऊपर उठेगा, फिर ऊपर उठने के बाद हवा में मिलने के बाद यह भी वर्षास्त्री मेघ भी कराएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए 15 में क्या होगा, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों की दृष्टि अधिक होती। देखिए पहले अब ये समझिए कि पवन विमुख और पवनाभिमुख क्या होता है। ये देखिए मान लेते हैं ये पर्वत है, तो यहाँ पर्वत है, जब यहाँ से बादल आ रही है तो जब इसके सम्मुख में, बादल के सम्मुख में जो भाग होगा उसको हम लोग पवनाभिमुख कहते हैं, है ना। और वही जो इसके अपोजिट में होता है, उसके विपरीत में होता है, वह पवना विमुख कहलाता है। तो पवनाभिमुख ये हो गया सामने वाला फ्रंट वाला, और पवनाभिमुख हो गया वो पीछे वाला। जब यहाँ पर बादल चढ़ेगी तो देखेंगे आप क्या होगा, बारिश काफ़ी होगी, क्योंकि बादल ये रोकेगा, फिर उसके द्वारा ऊपर चढ़ेगा, फिर उसके बाद वायु जब उतर कर नीचे आएगी तो रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा यहाँ गर्म होगा और यहाँ ठंडी होगी वायु। तो आप ध्यान में रखिए, इसे जो पवन विमुख होते हैं इसी को रेन शैडो भी कहते हैं। और वही यहाँ पर बारिश अधिक, यहाँ कम होएगा। एक प्रश्न भी देखने को मिलता है कि पश्चिमी घाट में आप देख लीजिए, मुंबई में अधिक वर्षा, पुणे में कम वर्षा होती है। महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और वही पुणे में मात्र 70 सेंटीमीटर। क्या कारण है, जबकि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। तो कारण यही है कि वह जो पुणे पड़ रहा है वह छाया वृष्टि में पड़ रहा है, यानी रेन शैडो में पड़ रहा है। वह पर्वत के अपोजिट साइड में पड़ रहा है, जिधर से बादल आ रही है और उसको रोक रहा है फ्रंट साइड। यही फ्रंट साइड जो रोक रहा है पवनाभिमुख कहा गया, और ये इधर आ गया तो विमुख कहा गया। क्लियर। तो यह किस प्रकार की विशेषता इसमें होती है, इसमें परिवीकृत विशेषता होती है पवनाभिमुख डाल में। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 16 में करा, संसार का अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। तो अभी चर्चा की संसार का अधिकांश वर्षा वो क्या होगा, वो पर्वतीय वर्षा होगा। पर्वत के कारण ही वर्षा होती है, क्योंकि पर्वतीय वह जो पवनें जो चल रही होती है उसको अवरोध का कारण बनाती है, और अवरोध कर कर उसे ऊपर चलाती है। जैसे ऊपर बढ़ने लगता तो उसके कण क्या हो जाते हैं, संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से गाढ़ा हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 17 में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। तो वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, वह विषुवत रेखा पर सालों भर वर्षा होगा। अब ऑप्शन में भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय भी है। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा, सागरीय यानी भूमध्य रेखा के सागर पर भूमध्य, तो आप ध्यान में रखिएगा भूमध्य रेखा, यह जो सालों भर यही वर्षा होगी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देख लिया 18 में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्यों होगा वर्षा, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण वहाँ पर क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होकर वहाँ पर वायु क्या हो जाती है, ऊपर उठती है।
और ऊपर उठने के क्रम में वह संवहनीय धाराओं का निर्माण करता है, जिससे कपासी वर्षा मेघ होती है। ऑप्शन 18 में देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है। अब कह रहा है जाड़े ऋतु में ही कौन वर्षा होती है मुख्यतः। ऑप्शन में टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय। तो स्वाभाविक सी बात है भूमध्य सागरीय ही का हम कहेंगे, क्योंकि देखिए ये प्रश्न इसलिए जानना चाह रहा है क्योंकि जाड़े में क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो थी क्या कर रहा है, भूतल की तुलना में जो पानी होता है वह क्या होता है, देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। तो जो क्या होता है यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जो स्थल भाग है वह स्थल भाग क्या हो जाएगा, जाड़े ऋतु में जल्दी ठंडा हो जाएगा। वही जो है पानी है उसके अपेक्षा में थोड़ा धीरे धीरे होगा। तो इसके कारण यहाँ पर उसके तुलना में निम्न दाब रहेगा, इसके कारण ये भूमध्य सागरीय यहाँ कहा है। नेक्स्ट 19 में देख लीजिए, 19 में कह रहा प्रश्न, छाया वृष्टि प्रदेश किसे कहते हैं। अभी चर्चा किए थे कि छाया वृष्टि क्षेत्र क्या कहते हैं। मान लेते हैं ये पठार है, ये पर्वत है, यहाँ से क्या हो रही, जो इसके सम्मुख से बादलें आई और उस बादल को जब रोक कर ये ऊपर चढ़ी तो वह क्या कहलाता है, वह फ्रंट साइड यानी पवनामुख कहलाता है। और वही पवना विमुख जो हो जाता है उसके अपोजिट साइड में, जिसमें क्या हो जाता है, कम बारिश होती है। बारिश कम होने का कारण है कि जब यहाँ से बादलें उतरती है तो वह गर्म हो जाती है रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा। रुद्धोष्म क्या था, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें ये प्रस्तुति मान लेते हैं, जैसे ये ऊष्मा रुद्धोष्म क्या होता है। अब ये कोई कंटेंट है, ये कोई मान लेते हैं इसमें कंटेंट डब्बा, इसमें कोई अभिक्रिया हो रहा है ए से बी में, तो इसमें क्या बोले, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अगर ए से बी में कोई अभिक्रिया हो रहा है, बनने के बाद बी से कुछ ऊष्मा निकल रहा है तो यह ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो यह ऊष्मा बढ़ते जाएगा। और वही अगर ए से बी में परिवर्तन होने के लिए कोई रिएक्शन को ऊष्मा का आवश्यकता चाहिए तो यह क्या हो जाएगा, यह घटता जाएगा यहाँ ऊष्मा, क्योंकि इसमें आदान प्रदान नहीं होता। इसी प्रक्रिया को हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें पवनाभिमुख छायावृष्टि क्षेत्र को निर्माण करने में उसकी अहम भूमिका होती है। भूमिका क्या है वह भी हम लोग समझाएं कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या हो जाएगा, छायावृष्टि क्षेत्र पवनाभिमुख ढाल हो जाएगा। कहाँ है पवनाभिमुख, यह हो जाएगा ऑप्शन। इसको रेन शैडो भी बोलते हैं, है ना। और मुख्यतः जो भी क्षेत्र रेन शैडो में आएगा वहाँ बारिश कम होगा। चाहे पश्चिमी घाट देख लीजिए, पूर्वी घाट देख लीजिए, इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लीजिए 20 में, निम्न समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। आइसो बार कहते हैं, आइसो हाइट। तो आसानी है, क्या हो जाएगा, आइसो हाइट है, आइसो बात है, आइसो राइस है, आइसोनोफेक है। तो बारिश हो रहा है तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आइसो हाइट हो जाएगा, समान वर्षा वाले। अब देख लीजिए 21 में कह रहा है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। किस प्रकार की वर्षा, तो पहले ये जान लेते हैं, वो भी फिर उसके बाद ये भी समझेंगे कि बिजली में चमक क्यों होता है, जिसको हम लोग ठंडक बोलते हैं, बिजली का कड़कना बोलते हैं, ठनका गिरना बोलते हैं, बिजली गिरना, वह भी थोड़ा जानेंगे। किस प्रकार की वर्षा से बिजली चमक बादल पैदा होती है, तो संवहनीय वर्षा। क्योंकि अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जब क्या हो जाती है, पृथ्वी के गर्म होने के कारण जो इसके संपर्क में वायु होती है वह वायु गर्म होकर और आर्द्र रूपी ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने के कारण संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है, जिससे क्या हो जाता है, कपासी वर्षा मेघ भी बनता है, वह उसमें तड़ित झांझा घनघोर वर्षा इत्यादि होता है। अब बिजली इसलिए चमकता क्या होता है कि जब दो विभिन्न प्रकृति वाली, कुछ विद्युत धनात्मक वाली जो वायु राशियाँ और कुछ ऋणात्मक वायु राशियाँ जो होती है वह ग्रहण कर लेती है, जब ये दोनों आपस में मिलती है तब यहाँ पर कड़क का निर्माण होता है। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक किस प्रकार की, क्योंकि जब वायु संवहन कर जब ऊपर उठती है तो इस प्रकार के कुछ आवेश को भी हुआ, क्योंकि कण भी होता है ना इसके साथ साथ में, तो कण को अवशोषित होती है, इसके कारण वो चार्ज होता है, कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव। और जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार के बादल, मतलब बादल गिरना कहते हैं, बिजली चमकना कहते हैं, इसमें कड़कड़ कड़कड़ पूरा आवाज़ सुनाई देगा। इसका जो बताया गया है, मतलब कहिए 500 वाट होता है, मतलब बताया जा रहा है कि मतलब एक तरह से जो सूर्य होता है ना, जो टेम्परेचर एक टाइम बनता है एकाएक, वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, संवहनीय वर्षा, बिजली चमक क्यों होती है वह भी हम लोगों ने जाना। इसमें दो आवेशित वाली वायु राशियाँ मिलती है। अब बिल्कुल मिलेगी आवेशित वायु राशियाँ वाली, कि जब वायु चल रही है तो उसमें बहुत सारा आवेश होता है। हमारे शरीर में ही देख लीजिए, कभी हम अगर बैठे हुए एकाएक उठते हैं तो हमारे ही शरीर में चमक दिखाई देती है, तो आवेश हो जाता है, आवेश को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ऊष्मा ना तो नष्ट होती है और ना ही क्षय होती है, वो रूपांतरण उसका होते रहता है। 22 में देख लिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रियूनियन द्वीप, अमेजन द्वीप, मानसीराम, चेरापूंजी। चर्चा पहले भी हुई है, मानसीराम हो जाएगा, क्योंकि मानसीराम में 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मेघालय में पड़ता, और चेरापूंजी में भी 1000 ये क्या है, 1012 सेंटीमीटर है। तो ये 1221 है, तो मानसीराम में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ वर्षा होती है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क
स्थल कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पेटागोनिया, सहारा, अटाकामा। अब पेटागोनिया की जैसे ही चर्चा आ गया तो याद आ गया कि जब हम लोग पर्वत पठार पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो पठार होता है दो तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, अंतर पर्वतीय पठार और पर्वत पादीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार क्या था? जो चारों ओर क्या चीज़ से घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ, उसे अंतर पादीय पठार कहे थे। वही अंतरपादीय पठार के अंतर्गत में कौन आ रहा था? यह आपका आ रहा था पेंटागोनिया का पठार। अब पेंटागोनिया जो दक्षिण अमेरिका में था, तो इन चीज़ों को अंतर पर्वतीय में नहीं आ रहा था, ये पर्वत पादीय में आ रहा था, है ना, जो पर्वत के आधार पर हो, तो उसमें पेंटागोनिया पठार आ रहा था। और क्या था? एक और था संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमंट पठार। तो ये पेंटागोनिया पठार कहाँ है? अभी अब देखिए, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका और इसके नीचे हो गया दक्षिणी अमेरिका। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं हम कि पेंटागोनिया और अटाकामा का पठार का, ये उत्तरी अमेरिका हो गया और इसके नीचे हो गया दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका देखेंगे तो नीचे जो है यह पेंटागोनिया का पठार यहाँ पर है, और जो एंडीज पर्वत है ना यहाँ पर, उस एंडीज पर्वत के पश्चिम में आप देखेंगे तो आटागामा का पठार है। लोगों 1000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मतलब नासा, नेशनल ज्योग्राफी, इन सभी का मानना है कि सबसे शुष्क आटागामा है। तो इस तरह से ये दक्षिणी अमेरिका में आटागामा मरुस्थल है, वही एंडीज पर्वत के पश्चिमी साइड में है। वही बोल्बिया ओल्बिया यहाँ पड़ता है। सहारा तो हम लोग जानते हैं, सहारा कहाँ है? यह ये अफ्रीका में, थार तो भारत में है ना। तो ये सभी है, लेकिन उन सभी में से सबसे गर्म अटाकामा है क्योंकि सभी मरुस्थल ही है। नेक्स्ट 24 में देखिए, बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल फटने का अर्थ क्या है? क्लाउड ब्रास्ट, ये बोलते हैं बादल फट गया, पूरा बारिश होता है। क्या होता है परिस्थिति? मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना, कृत्रिम वर्षा का निर्माण करना, भारी तूफान के साथ असाधारण बारिश बरसात होना, यही होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। ये मुख्यतः आपको कहाँ देखेंगे? कपासी वर्षा मेघ में ये परिस्थिति देखने को मिल जाता है। बोलते हैं ना कहीं कहीं बादल फट गया। अब देखिए ये चीज़ देखने को कहाँ मिलता है? आप याद करिए, जब भारत का मानसून हम लोग पढ़े तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि दक्षिण पश्चिम मानसून ये जो होती है, जो क्या करती है, कच्छ के तट से जब प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है, और उधर से उत्तर पूर्वी मानसून जो यहाँ से क्या से ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों से आकर पंजाब में मिलती है, और वहीं पर वो क्या करती है, धर्मशाला के पास में वो बारिश करवाती है, जिसमें बादल फटना का भी स्थिति कभी कभी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए 25 में, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्यों नहीं बरसते? स्वाभाविक सी बात है, वहाँ कम आर्द्रता कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, नमी कम है, नमी है ही नहीं। तो बादल जब वहाँ से जब गर्म वायु राशियाँ भी गुजरेगा तो कैसे उसको अवशोषित करेगा? चूँकि ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो गर्म वायु राशियाँ, जो गर्म वायु होता है उसमें आर्द्रता अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये प्रकार क्या होता है? ये हो जाएगा कम आर्द्रता होता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में औसत वार्षिक वर्षा क्या होता है? विश्व में जो पूरे औसत वार्षिक वर्षा, ऑप्शन में 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 160। तो विश्व का जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 100 सेंटीमीटर ही है। वही भारत का आप देखेंगे तो भारत का 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, ना कि मासिक वर्षा। तो ये भी कभी कभी देखने को मिल जाएगा, मासिक और वार्षिक। तो चीज़ों को ध्यान में रख के आप सही जवाब देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघों में सतत वर्षण का गुण होता है? अभी चर्चा किए थे कि सतत वर्षण का जो होता है उसमें गुण होता है कौन से? वर्षा स्तरीय मेघ में, और वही एक था कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ, इसमें भी बारिश, इसमें भी बारिश। अंतर यही था कि सतत बारिश वर्षा स्तरीय मेघ में हो रहा था क्योंकि ये धरातल के सबसे निचले स्तर पर था। ये काले घने रूप से फैले हुए थे। इसके विस्तृत होने के कारण ये क्या हो रही थी, इसकी सघनता के कारण सूर्य के प्रकाश को भी पृथ्वी पर पहुंचने नहीं दे रहा था, जिसके कारण ये वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ाने का काम कर रहा था, जिसके कारण शीघ्र वर्षा हो रही थी। और वहीं कपासी वर्षा मेघ में आप देखेंगे तो क्या हो रहा था? कपासी वर्षा मेघ में जो हो रहा था, इसमें तड़ित झांझा चल रहा था, इसमें असाधारण वर्षा, जो बादल फटने की घटना, उस प्रकार की घटना इसमें हो रही थी, बिजली का चमकना। ये मुख्यतः जो कपासी वर्षा मेघ का निर्माण हो रहा था कहाँ हो रहा था? वह विस्वतीय क्षेत्र में, संवहनीय धारा जहाँ पर हो रहा था, संवहनीय वर्षा हो रही थी वहाँ पर हो रहा था। एंड संवहनीय वर्षा का नामकरण इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहाँ पर ज़्यादा गर्म है, गर्म होने के कारण वायु जब उसके संपर्क में होती है तो सूर्य के प्रकाश से गर्म है ही है। धरातल के संपर्क में आने के बाद आर्द्र गर्म होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद जब ठंडी होती है, वही संवहनीय धाराओं का निर्माण करने के फलस्वरूप यह बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा स्तरीय मेघ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना, मेघ एवं वर्षण से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए हैं, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, जो आपको हमारे जलवायु में मानसून को निर्धारण करने में आपको अहम भूमिका निभाएगी। जो 3 चैप्टर था ये मानसून को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें आपको ये क्लास कैसा लगा। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप दे सकते हैं।